आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा वनिता चंद्रा में। जैसे कि हमने क्लास 9 की सिटीज़ की पुस्तक शुरू कर रखी है, उसका हम फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा रचयिता थे हमारे मुंशी प्रेमचंद जी कर चुके हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर मैथ, साइंस और सोशल की वीडियो देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हो। और मैंने आपको बहुत कोशिश करी है कि आपके लेवल तक जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है, हम आमने सामने तो नहीं मिल पा रहे हैं, है ना। आपके टीचर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को पूरी तरह से चैप्टर समझ आ जाए, है ना। वो अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। या मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, कुछ भी है तो आप मुझे अब कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी और कि आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। और अगर आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रही है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो हमारे चैनल पे वीडियो है या नहीं है, है ना, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल हो, चाहे मैथ हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, किसी भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चा हमारा जो हम हिंदी की बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो अगर हम बात करें हिंदी की, तो बच्चा हिंदी जो है हमारा साहित्य दो हिस्सों में बटा हुआ है, गद्य और पद्य। पद्य वाला पार्ट हमारा कविता का होता है जिसको काव्य खंड भी बोलते हैं, और रहा हमारा गद्य वाला भाग, तो गद्य में हमारे पास आती हैं कहानी, उपन्यास, एकांकी, है ना, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, ये सब। तो बच्चा कल हमने जो पढ़ी थी वो दो बैलों की कथा कहानी थी जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई थी। आज हम करेंगे लहसा की ओर, एक यात्रा वृत्तांत है, लिखा गया है राहुल शंकराचार्य ने। अब बच्चा हमारे पास जो यात्रा वृत्तांत होता है वो होता क्या है कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति या कोई लेखक जब यात्रा पे जा रहा है ना, प्रसिद्ध व्यक्ति, और वो अपनी यात्रा का वर्णन करे कि मैं बोलूँ मैं शिमला गई तो मैं शिमला में कहाँ रुकी, कैसे गई, है ना, बस से गई, टॉय ट्रेन से गई, वहाँ मुझे कौन मिला, मेरा सबसे अच्छा यादगार पल कौन सा था, वहाँ पे मैंने बर्फ़ देखी, है ना, कुछ भी जो मैं अपने आप लिखती चली जाऊँ वो मेरा यात्रा वृत्तांत है ना। कौन सी मुश्किलें आई, मैं बर्फ़ में तो नहीं फंसी, कुछ ऐसा जैसे हम अपने बारे में बता रहे हैं अपनी यात्रा के दौरान कि मैं 4 बजे वहाँ पहुँच गई, 5 बजे हमने नाश्ता करा, है ना, 6 बजे हम फिर निकल गए घूमने के लिए। तो ये सारा कुछ हमारा क्या होता है बच्चा, यात्रा वृत्तांत, यात्रा के बारे में वर्णन। तो बच्चा ये राहुल शंकराचार्य ने लिखा हुआ है, तो उनका जन्म बच्चा 1893 में हुआ था, है ना। तो इनके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, है ना, अच्छे से। और ये उस टाइम की बात बता रहे हैं बच्चा जब 1929 और 1930 की बात है, जब राहुल जी, है ना, वहाँ लद्दाख घूमने गए थे, है ना, यात्रा वृत्तांत में गए थे। तो उन्होंने अपना घुमक्कड़ प्रजाति के थे, वो घूमते रहते थे बहुत सारी जगह और बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं उन्होंने। तो उस टाइम ऐसा होता था ना कि हर किसी को जाने की वो नहीं होती थी, इजाज़त नहीं होती, परमिशन नहीं होती थी कि कोई कहीं पे भी जा सकता है। तो उन्होंने तिब्बत की उन्होंने राजधानी लहसा की ओर यात्रा करने का सोचा उन्होंने कि हमें जाना है वहाँ पे यात्रा करने। इससे पहले वो 5 साल पहले वाला घूम चुके थे, लेकिन वो दोबारा जाना चाहते थे। तो बच्चा अगर वो सेम वेशभूषा में जाते तो उनको जाने नहीं दिया जाता, इसीलिए वो क्या गए थे बच्चा, भिखमंगों की भेष में गए थे, जो भिखारी होते हैं ना उनके भेष में गए थे, ताकि वो वहाँ पे इजीली जा सके और कोई उन्हें पहचान भी ना सके और कोई उनको मना भी ना कर सके। तो वो वहाँ की रोचक बातें, वहाँ की संस्कृति के बारे में हमें जानकारी देना चाहते हैं, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी लिखा है कि संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जब उन्होंने पहली यात्रा करी थी, जो उन्होंने सन 1929-1930 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, भारतीयों को जाने ही नहीं दिया जाता था उस टाइम, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहसा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली से किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। बच्चा अगर हम कोई भी कहीं की भी यात्रा पढ़ते हैं तो हमें वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के लोग, वहाँ की जीवनी, वहाँ पे धार्मिक संस्कृति, सब हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो लहसा की ओर की जब हम बात करते हैं तो जैसे हमने बता दिया कि 1929-1930 की उनकी प्रथम यात्रा थी, और जो मैंने अभी बोला ना 5 साल पहले की, तो वो उनके कोई दोस्त हैं सुमति, वो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे वही था, अगर वो जाना चाहते तो उनको जाने नहीं दिया था, इसलिए वो भिखारी के बेस में गए हैं। तो नेपाल से जाते हुए तिब्बत का रास्ता है, तिब्बत की राजधानी है लहसा की, और वहाँ पे गए हैं और वहाँ की उन्होंने जीवन शैली का वर्णन करा है। मेन हमारा ये है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक समरी टाइप बता दिया, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो लहसा की ओर। ये वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरीद कड़िपुर का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी, मतलब नेपाल से ना। ये व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि मतलब व्यापार के, मतलब व्यापार करने का मतलब होता है एक देश का सामान दूसरे देश या दूसरे राज्य का सामान लेन देन करना, दैट इज व्यापार। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियों के किले बने हुए थे जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से चीनी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसान ने अपना बसेरा बना लिया था वहाँ घर पर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। मतलब इमेजिनेशन, हिंदी की यही खासियत है। जब आप हिंदी को पढ़ने लग जाओगे ना तो आपको इमेजिनेशन खुद ही होएगी कि आप कहीं जा रहे हो और वहाँ पे पहले व्यापार हुआ करता था लेकिन अब सैनी रास्ता है तो वहाँ पे बहुत सारी चौकियाँ भी हैं, लेकिन कुछ चौकियाँ वहाँ पे गिर चुकी हैं, लेकिन कुछ जो किसान थे वो आज भी वहाँ पर हैं, अपना घर बना रखा है इसलिए वो आबाद हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ पे लोग रह रहे हैं। ऐसे ही परित्यक्त के एक चीनी किला था, हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तो मतलब राहुल जी की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, वो बता रहे हैं। तो वहाँ पे वो चीनी की चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत जो है वो बहुत ठंडा इलाका है ना। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी, मतलब वहाँ पे सही है। तो मतलब हमारे वहाँ पे क्या है कि लोगों के लिए आरामदायक भी है और मुसीबतें भी हैं, है ना। लिखा वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, ना औरतें पर्दा करती हैं ना। बच्चे देखो वहाँ पे तिब्बत में क्या है, ना तो किसी के साथ जाति के भेदभाव होता है और ना ही औरतें वहाँ पे पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। मतलब ऐसा होता है कि जो भिखारी होते हैं कि उनके मानना है कि जो भिखारी होते हैं वो छुपे हुए चोर होते हैं, इसलिए उनको अपने घर में आने नहीं दिया जाता। आप बिल्कुल घर के भीतर मतलब बोल रहे हैं निम्न श्रेणी के लोगों को घर के चोरी के करके आना नहीं देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते थे। मतलब अगर आप परिचित होते तो आप घर में जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं अपरिचित बन के जाता और भिखमंगों की ड्रेस में ना होता या भेष में ना होता तो मैं उनको चाय दे सकता था। चाय मतलब सूखी चाय होती है ना, वहाँ पे असम और तिब्बत साइड ज़्यादा होती है, तो वो दे सकता था। और घर की बहू या सास जो भी थी उनको आराम से उसको चाय बना के दे सकती थी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, यह चाय थोड़ी सी कूट कर उसमें दूध वाली चाय के रंग भी बना के मिट्टी के टोड़ीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। मतलब उनको अगर कुछ भी कहते हैं वो करके दे देते हैं आपको, है ना। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वहाँ पे चाय बता रहे हैं कि चाय वहाँ पे बनती कैसी है ना, मक्खन वगैरह डाल के। परित्यक्त के चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी मतलब कर मांगने आया, है ना। कर मतलब टैक्स, हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा समझ आ जाएगा अगर आपको। हमने वह दोनों चिटे उसे दे दी। शायद इसी दिन हम थोंडल के पहले के आखिरी गाँव में पहुँच गए थे। यह भी यहाँ भी सुमिति के जान पहचान के आदमी थे। मतलब सुमिति कौन है, जो हमारे राहुल जी हैं उनका मित्र है सुमिति। और भिखमंगे रहते ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई, क्योंकि वो जानते थे उनको, इसलिए उन्होंने चोर नहीं समझा उनको और अच्छी जगह उनको मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे। मतलब 5 साल पहले वो गए होंगे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के भेष में घोड़ों पे सवार होकर आए थे। मतलब अब तो वो भिखारी के रूप में जा रहे हैं, लेकिन जब 5 साल पहले आए होंगे तो वो मतलब अच्छे जेंटलमैन बन के आए थे घोड़े पे बैठ के। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी। हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। तो बता रहे हैं, अपना पिछला बता रहे हैं कि हम जब पहली बार आए थे तब भी हमें कोई अच्छी जगह नहीं मिली थी। वो तो अच्छा हुआ सुमिति के जान पहचान के लोग थे तो हमें अच्छी जगह मिल गई। कुछ लोग उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर थे, खासकर शाम के वक्त क्षण पीकर कुछ कम होश हवास और दुरुस्त रखते थे। अब हमें सबसे विकट ढोंडा पार करना था। मतलब जगह थी वहाँ पार करनी थी। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों कोई गांव विराव नहीं होते। मतलब यहाँ पे कैसा होता है, बीच में मतलब थोड़ा सा इलाका होता है, साइड से ज़मीनें उभरी होती है, तो वहाँ पे बोल रहे हैं कोई गांव इलाका नहीं था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों से के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। मतलब अब जब कोई आदमी नहीं रहता, कोई आता जाता नहीं है, तो वहाँ पे लोग डाकू चोर अच्छे से छिप सकते थे। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती थी। मतलब बोल रहे हैं अगर तिब्बत में आकर कोई किसी का खून कर दे तो उनको सज़ा भी मिल सकती थी। लेकिन इस निर्जन मतलब जहाँ पे कोई जाता नहीं हो,
लेकिन एक निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता। मतलब ऐसे अगर सुनसान इलाकों में कोई मर जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं करता, ना ही कोई वहाँ पे आता है, क्योंकि लोगों को डर है कि वहाँ पे डाकू पहले से होंगे जो उन्हें मार सकते हैं। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस का उतना खर्चा नहीं करती, वहाँ गवाह भी तो नहीं मिल सकता। मतलब पुलिस, वहाँ की जो सरकार है उन्होंने इतना खर्चा नहीं कर रखा है कि वहाँ पे पुलिस इतनी अच्छी हो, क्योंकि वहाँ गवाह भी नहीं मिल सकता, लोग डरते हैं वहाँ पे। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। देखो कितना डरावना माहौल है वहाँ का ना, तिब्बत की साइड का जो थोड़ा इलाका था डांडे वाला, कि जो डकैत है मतलब जो डाकू हैं पहले लोगों को मार देंगे, उसके बाद देखेंगे उनके पास पैसे हैं या नहीं। होना क्या चाहिए था, वैसे तो होने नहीं चाहिए था, लेकिन होना क्या चाहिए था, पहले उसको देखो कि भाई इसके पास पैसे उसे हैं, छोड़ दो अगर हैं तो, है ना। लेकिन वो तो क्या करते हैं, पहले मार देते हैं, उसके बाद देखते हैं उसके पास पैसे हैं या नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। अब देखो बच्चा, हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें कोई पिस्तौल रखनी है वो उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए, उसके पूरे प्रॉपर पेपर होने चाहिए हमारे पास, है ना। लेकिन वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई मतलब कोई कानून ही नहीं है हमारे पास कि हमारे पास क्या करना है, कि हमें मतलब अपने पास कोई हथियार रखना है नहीं रखना है। तो जैसे डंडा लेके घूमते हैं ना हमारे यहाँ पे, वैसे ही लोग क्या घूमते हैं, बंदूकें लेके घूमते हैं। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही थोंडला के पास खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुछ एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। मतलब देखो क्या बोल रहे हैं वहाँ पे, कि हमारे पास तो लग ही नहीं रहा था कि कुछ पैसे हैं, तो हमें डकैतों से डर ही नहीं लग रहा था। और कहीं अगर हमें कोई मिल भी जाए तो हम वहाँ पे क्या करते थे, जीभ निकाल के और भीख मांगना शुरू कर देते थे कि हमें एक पैसा दे दो। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई भी पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमिति से कहा कि यहाँ लटकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चल भी पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि 2 घोड़े कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से चल लेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े, और मतलब अगले दिन सुबह हुई और वो घोड़े के ऊपर चल पड़े। डांडे से पहिए एक जगह चाय पी, दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। मतलब हम जहाँ पहुँचना था हम पहुँच गए। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिणी तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों सफ़ेद शिखर चले आ रहे थे। मतलब ऐसा हो रहा था जैसे हम चल रहे हैं तो हमारे साथ साथ पहाड़ चल रहे हैं, है ना, ऐसा होता है ना। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। मतलब जो पहाड़ थे ना उन पे सिर्फ बर्फ भी नहीं थी, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कुछ ही नहीं है वहाँ पे। ना वहाँ बर्फ़ की चादर थी, ना ही किसी तरह की हरियाली, मतलब कुछ था ही नहीं वहाँ पर, है ना। इतनी ठंडी जगह थी, ना तो बर्फ़ ही थी ना वहाँ पे हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पे डांडे के देवता का स्थान था। मतलब सबसे ऊंचे पे क्या था, वहाँ के देवता के स्थान, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगे और रंग बिरंगे कपड़ों की डंडियों से सजाया गया था। मतलब उसको ना, मतलब अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाओगे ना तो आपको ना मठ मिलते हैं। मठ क्या होते हैं, पूजा का स्थान होता है। वहाँ पे ना एक मतलब बांस या लोहे का डंडा होता है, उस पर बहुत सारे आप रुमाल या दुपट्टे या कपड़ा कुछ ऐसा करके लपेटे देख सकते हो। तो कुछ ऐसा ही था वहाँ पे, है ना, सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। मतलब पहले चढ़ाई गए थे, उतराई पे जाना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। ऐसा होता है ना, जब हम चढ़ाई पे जाते हैं तो हमें जोर लगाना पड़ता है, हमारी सांस फूल जाती है, लेकिन उतरते हुए उतना ही ईजी रहता है। शायद 2-1 सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। मतलब उसका घोड़ा पीछे रह गया थोड़ा, और उसे मारना नहीं चाहता था, मतलब जानवरों को नहीं मारना चाहता था। वो धीरे धीरे में बहुत पिछड़ गया। मतलब धीरे धीरे और क्या होता गया, वो अपने दोस्तों से और पीछे होता गया। मैं दौड़ती कश्ती की तरफ अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़े आगे जा रहे हैं या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वो सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मतलब एक जगह 2 रास्ते, एक दाएं एक बाएं तरफ जा रहा था। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर से पूछने में पता चला कि लंडकोर का रास्ता दाहिने तरफ है, मतलब गलत चला गया। फिर लौटकर उसी रास्ते को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था। बताए होता क्या है वहाँ पे, मतलब सारे रास्ते एक जैसे थे और 2 रास्ते हो रहे थे। उसको ये नहीं समझ आता कि कहाँ जाए, क्योंकि उसके जो दोस्त थे बच्चा वो आगे से ही मुड़ गए थे, और उसको ये नहीं समझ आता वो क्यों कौन से रास्ते पे गए हैं। वो 1.5 मील पे चला गया, और फिर उसको बाद में पता चला कि हम तो गलत रास्ते पे आ गए हैं। ऐसा कई बार होता था, मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हो रखे हैं, है ना। अब तो पूरे गुस्से में थे, मतलब उसको गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, है ना, 3-4 बार चाय को गर्म कर लिया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा पूरा कसूर नहीं है मित्र। मतलब कह रहे हैं कि हम तो इतनी देर से वेट कर रहे हैं, देख नहीं रहे थे घोड़ा, कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मतलब अब उसके जो साथी थे वो गुस्सा कर रहे थे कि हमने इतने सारे कंडे फूंक डाले, इतनी सारी चाय पी ली, लेकिन तुम्हारा तो कुछ खबर ही नहीं था।
लिखा मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद कर रहा था, खैर सुमिति को जल्दी, जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी ठंडा भी। कई लोग होते हैं बच्चा जिनको जितनी ज़्यादा तेज गुस्सा आता है उतने जल्दी उनका गुस्सा कम हो जाता है। लंडकौर में एक और अच्छी जगह पर ठहरे, यह भी उनके यजमान थे। यजमान मतलब मेहमान थे, जान पहचान वाले थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुप्पा पिए मिला। ठीक है, ये वहाँ का खाना है। अब हम तिड़की के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। अब बता टापू क्या होता है, जैसे महाद्वीप होता है ना, पानी होता है चारों तरफ और थोड़ा सा हमारे पास ज़मीन का टुकड़ा होता है, दैट इज़ टापू। ऐसे ही वहाँ घास का टापू था जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ रही थी। उसी पहाड़ी का नाम था तिहरी समाधि गिरी, है ना, वहीं पे जा रहे थे। जहाँ पे आसपास के गांव में भी सुमिति के कितने ही यजमान थे, मतलब कितने ही जान पहचान वाले थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के ख़त्म हो जाने पे किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते हैं। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा 2 हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। मतलब उसको लगा कि भाई अगर ये ठहरेगा तो 2-4 हफ्ते तो लग ही जाएंगे, इसके लिए मैं उन्हें लहसा पहुँच रुपये दे दूँगा। सुमिति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा है और तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से में ही कपड़े सिर ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती थी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, मतलब देखो सामने से सूरज दिख रहा है, जैसे आज के टाइम पे गर्मियाँ हो रही है ना, मई जून जुलाई में, इस तरह में। ललाट धूप से जल रहा है, ललाट मतलब माथा, और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है, मतलब देखो आगे धूप हो रही है और पीछे से सर्दी हो रही है ना। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। मतलब अगर आप कभी भी आप यूट्यूब वगैरह पे भी देखोगे ना लहसा की और या लहसा की मतलब जीवन शैली, तो वहाँ पे लोग ऐसे मिलते हैं जो यात्रा करने जाते हैं, वो डंडा लेके फिर उसको सहारा लेके जाते हैं आगे, है ना। लेकिन वह एक यजमान से डंडा लिए चल पड़े थे। यद्यपि सुमिति के परिचित तिहड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने को कहा। उन्होंने एक और यजमान से मिलना चाहते थे जो सुमिति थे, इसलिए वो बिहार की तरफ चल पड़े। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। अब वहाँ पे वो बता रहे ज़मींदारी सिस्टम कैसा था, तो वहाँ ज़मींदारी सिस्टम में बटा हुआ था जागीरदारों में। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा 8 मठों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद ही करता था, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे। अब अच्छा बेगार का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ शब्द आते हैं बच्चा, उनको ना आप इग्नोर ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि आपकी हिंदी की वोकैबुलरी बढ़ रही है ना। अब बेगार का मतलब क्या होता है, ये आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिल जाएगा जो आपकी बुक है। बेगार का मतलब होता है कि हम कहीं पे काम कर रहे हैं और उसके बदले हमें कोई मेहनताना नहीं मिल रहा है, मतलब उसके बदले हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं बेगार। तो बोल रहे हैं उनके जो मजदूर थे बेगार में मिल जाते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। मतलब कोई भिक्षु जाता था जो जागीर के लिए राजा से कम नहीं होता था। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे, वे बहुत प्रेम से मिले। मतलब उन्होंने जो शेखर की खेती के मुखिया थे बड़े मतलब भिक्षु थे, लेकिन बड़े भद्र पुरुष थे, मतलब अच्छे थे। वे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यह एक अच्छा मंदिर था, इसमें कंजूर है ना, मतलब बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 113 पोथियाँ रखी हुई थी। बच्चा जो बोध गया है ना, वहाँ पे क्या है, हमारे जो गौतम बुद्ध थे उनकी लिखी हुई लिपियाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह छोटे बड़े कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। सुमिति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, मतलब वो पुस्तक पढ़ने लगे थे जो बोध गया की थी, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। मैंने बोल दिया ठीक है तुम जाओ, मैं अपनी पुस्तक में मस्त हूँ। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। मतलब उनको लग रहा था कि उनके दोस्त अब 2-3 बार आएंगे। तिहड़ी गांव में वहाँ बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पे उठाया, भिक्षु नम्मे में विदाई लेकर चल पड़े। तो ठीक है बच्चा, तो ये हमारा चैप्टर था लहसा की ओर। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमने यही देखा कि जो राहुल जी हैं उन्होंने कैसे कैसे यात्राएं करी, कैसे वो रास्ता भटक गए, कैसे उनको खाने में चाय सत्तू ये सब मिला, और कैसे उन्होंने मंदिरों में जाके बोध गया के बारे में पढ़ा। तो बच्चा ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2।